हाँ जी। तो आज हमारा एम है कि पॉलिटी खत्म करना है, चांसेस कम है लेकिन एटलीस्ट चलो 300 से ऊपर स्लाइड्स पे चले जाते हैं। क्या कोई ये पढ़ा पॉलिटी और स्लाइड्स शबनम? यस सर, यस सर। सर वीटो पावर मैंने पढ़ लिया है। हाँ, और वीटो पावर आपने पढ़ लिया, आगे भी आगे कितने स्लाइड्स तक पढ़ा है? सर गवर्नर तक पहुंच गई थी मैं। स्लाइड नंबर नहीं पता आपको? स्लाइड नंबर नहीं देखा सर। ठीक है, रोइए मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। तो एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो, इसमें अंतर क्या है फटाफट? एब्सोल्यूट वीटो पॉकेट वीटो में क्या अंतर है? सर एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, वो जो क्या प्रेसिडेंट है ना, वो रोक देता है, वो कुछ नहीं करता है, अपने पास रख लेता है। तो पॉकेट वीटो में तो वही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो। तो अंतर क्या है दोनों में? जल्दी जल्दी, एक एक सेकंड कीमती है। उसमें मतलब हम्म, सर बोलते रहो। विथहोल्ड करना तो वही ओके सर, आप बोलिए। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है मना कर देना। मना कर देना मतलब वो नहीं करेगा साइन। ही हैज टोल्ड कि नहीं, मैं नहीं साइन करूंगा, आई डोंट लाइक इट। पॉकेट वीटो में कुछ बोलता ही नहीं है, वो कुछ नहीं बोलता है, वो एक्शन ही नहीं लेता। बोलता है कि नहीं आज मेरा पेट खराब है, कल आना। फिर कल बोलेगा टाइम चून नहीं काम किया, कल आना। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इसमें वो मना फिर कर देगा। कैंसिल हो जाता है। हाँ, इसमें एब्सोल्यूट में कैंसिल कर देगा, पॉकेट में वो कुछ नहीं करता है। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है पॉकेट वीटो, जब बिना कोई सोचे समझे बिल पास हो जाए और उनको लग रहा है कि ये लोग और मेजोरिटी में है, तो वो कुछ साइन ही नहीं करेगा। जब तक साइन नहीं करेगा बिल एक्ट नहीं बनेगा। क्वालिफाइड सस्पेंसिव वीटो, इंडिया में क्या है, वी हैव सस्पेंसिव वीटो, वी डू नॉट हैव क्वालिफाइड वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या वी होता है डोंट कि हैव। हाँ, प्रेसिडेंट ने अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया है बिल पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट वाले फिर से सिंपल मेजोरिटी से पास करके उसको भेज देते हैं, तो भी उसको पास करना पड़ेगा। ही हैज टू पास, दैट इज अ कंडीशन। ही हैज टू, ही कैन नॉट, मतलब वो उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है, उसको साइन करना ही पड़ेगा। क्वालिफाइड वीटो यूएस में होता है, इंडिया में नहीं है ये। और वहां पे अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो उस केस में पहले अगर उन्होंने सिंपल मेजोरिटी से लेट से पास किया था, तो बाद में उनको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, हायर मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें थी, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी है कि इंडिया में वी हैव एब्सोल्यूट सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो, अमेरिका में है तुम्हारे पास क्वालिफाइड वीटो। अब जो नॉर्मल अगर बिल आ रहा है कोई उसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो उसके पास तीन कंडीशन है, या तो एसेंट दे दे, या विथहोल्ड कर दे एसेंट मतलब एसेंट ना दे, या रिकंसिडरेशन के लिए भेज। हेलो, यस सर। अरे वाह। उस केस में अगर उन्होंने फिर से पास कर दिया, ही हैज टू गिव द एसेंट एंड दिस इज द होल थिंग। रिकंसिडरेशन के लिए जब वो भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, एंड ही इज एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ सस्पेंसिव वीटो। ये सस्पेंसिव वीटो में आ जाता है। यस सर। रिकंसिडरेशन के लिए भेजा उन्होंने, फिर सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, ही हैज टू गिव एसेंट। लेकिन मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ये समझ लो, मनी बिल के केस में ही डज नॉट हैव नहीं सस्पेंसिव। होता। मनी बिल में ईदर ही विल गिव एसेंट और ही विल नॉट गिव एसेंट, वन और टू ही अवेलेबल है मनी बिल के केस में। ठीक है, और जनरली वो यस एसेंट सर। देता है, जनरली वो एसेंट देता है क्योंकि मनी बिल इंट्रोड्यूस ही होता है उसके परमिशन के बाद, उससे पूछा जाता है फिर मनी बिल। यस सर। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल है, या मनी बिल में वन एंड टू बोथ। लेकिन जो सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, देन ओनली वन। वो विथहोल्ड भी नहीं कर सकता, वो मना भी नहीं कर सकता, अगर पास हुआ है ही हैज टू गिव असेंट। ठीक है, ये पढ़ लिया होगा आपने। यस सर। वेरी गुड, ये याद रखिएगा, 24 सीए से ऐसा हुआ है, नहीं भी याद रखिए उतना चलेगा। इसका आंसर क्या है बेटा? कौन कर रहा है सर खटर खटर? वो सर पीछे से आवाज आ रही है सर। डीपीएसपी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल बताओ जल्दी से। डीपीएसपी का आर्टिकल 51। सर, ठीक है, डीपीएसपी 51। 51 और 51 ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 36 से 51 फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी है, और 51 ए जो है दैट इज योर डीपीएसपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई था सा? डीपीएस इसका आंसर बताओ। फंडामेंटल सर। हाँ सर 51 ए जो है वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। हाँ, वही तो बोला ना। और 51 जो है डीपीएसपी है, 36 टू यस 51 दैट बिलोंग्स टू यस डीपी, सर। और 51 यस ए बिलोंग्स टू फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज। यस सर। इसका आंसर बताओ सर। कंटेंट सिक्योरिटी सर 10th। 10 शेड्यूल, और ये कौन से अमेंडमेंट से आया था 10 यस शेड्यूल? एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन मतलब आया राम गया राम हे राम, पार्टी जो बदलते रहते हैं ये लोग।
ये 52nd अमेंडमेंट से आया था। पहले क्या होता था, लोग दल बदलू होते थे, शबनम आज बीजेपी में, फिर कांग्रेस में चला गया, फिर देखा कांग्रेस में है, तो फिर ऐसे बदलता रहता था। 52nd अमेंडमेंट आया था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब ये एंटी डिफेक्शन आया था? क्या वो तुम थे? सर वो लेडी इंदिरा गांधी। राजीव गांधी, हर चीज में इंदिरा गांधी। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985, राजीव गांधी। उस टाइम क्या था कि अगर आप पार्टी बदलेंगे आपको हटा दिया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपका सीट खत्म। लेकिन फिर हुआ उस टाइम ये 52nd अमेंडमेंट में कि अगर 1/3 या उससे ज्यादा लोग एक साथ दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तब उनका सीट नहीं खत्म होगा, वो उनका सीट रहेगा। फिर लोगों ने ऐसे मास डिफेक्शन शुरू कर दिया। मास डिफेक्शन का क्या मतलब है? बल्क में जाने लगे। मास शिफ्टिंग। अरे वाह वाह। उसके बाद फिर इन्होंने इसको बढ़ा के 2/3 कर दिया, 2/3 और मोर। ठीक है, 2/3 और मोर। लेकिन फिर भी डिफेक्शन कम नहीं हुआ है, डिफेक्शन अभी भी चल रहा है। ये सारी बातें यहाँ पे स्लाइड में लिखी हैं और आपने इसको पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है ये? सर प्रेस को कितना फ्रीडम है उसके बारे में है, और इस साल हम लोग का इंडिया का 150 आउट ऑफ रैंक हुआ। 180। वाह वाह वाह। ये 2021 का है और अब 2022 में इंडिया का रैंक आ गया है 150 आउट ऑफ 180। ये कैसे पता चला तुमको? सर पहले 142 था। हाँ, ये जो लिखा है, और अब नया वाला जो है 2022 में वो 150 हो गया। ये कैसे पता चला तुमको? यस सर, सर मैंने देखा था। वाह वाह, बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छा बच्चा है। इसका आंसर बताओ। विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। हमने ये भी देखा था ना कि जब 5 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है। क्या थे वो 5 केसेस मिस्टर शबनम? मिस्टर शबनम, तो वो तो मैं नहीं पढ़ी। 5 केस। याद है हमने पढ़ा था पिछले। हाँ हाँ। सर 5 केसेस। जिसमें कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है। 5 केसेस क्या क्या थे? सर स्टेट। एजुकेशन। जब जब क्या होता है, पहला तो था कि नेशनल इमरजेंसी अगर हो, प्रेसिडेंट रूल हो। यस सर। नेशनल इमरजेंसी ये बताया कि नहीं बताया मिस्टर शबनम? यस सर, यस सर। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। रूल, राज्यसभा पास कर दे रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेंबर्स। होता है राज्यसभा पास कर रहा है एक रिजोल्यूशन। फिर उसके बाद जब होता है व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, 2 और मोर स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था यस शबनम? सर। फिर तुम कैसे भूल गया? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पढ़ा था ना? यस सर। तुमको नहीं भूलना चाहिए था ना? तो ऐसे केस में कंसेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रीटी की बात कर रहे हैं जो 5th पॉइंट है। प्लीज रिवाइज कीजिए पीछे वाला, आगे पढ़ने से पहले पीछे रिवाइज कीजिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। आगे चले शबनम। यस सर। विद्यादान 2.0 क्या है ये? सर ये एजुकेशन के लिए है, बच्चों को, टीचर को और पेरेंट्स के लिए। हाँ, तो इसमें क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपना कुछ सब्जेक्ट, आपके पास कुछ नॉलेज है, आप वो शेयर कर सकते हैं इस पोर्टल पे। और इससे क्या होगा, टीचर अपना नॉलेज शेयर करेगा, बच्चों को अच्छे नॉलेज मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ शेयर किया विद्यादान पोर्टल पे और आपने उसमें 13 सुरूर शेयर कर दिया, तो पता कैसे चलेगा कि 13 सुरूर गाना जो है ये बच्चों को नहीं दिखाना है? कुछ भी किसी ने शेयर कर दिया। फिर उसके लिए दीक्षा पोर्टल है। तो ऐप। हाँ, जो चेक करता है कि जो तुम हो, तुम कोई सही चीजें शेयर कर रहे हो या 13 शुरू शेयर कर दिया आपने। समझ में आ रहा है? आई हैव नो ऑफेंस अगेंस्ट हिमेश रेशमिया, दैट सॉन्ग इज ऑसम। बट ये सब बच्चों को क्या पढ़ा के फायदा? अब ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज है दीक्षा और एक और चीज होता है दिशा। दोनों सेम नहीं है, दीक्षा एंड दिशा। क्या अंतर है दोनों में, दीक्षा और दिशा में? छब्बू मिया, मिया छब्बू। सर दिशा एक ऐप है और दीक्षा एक पोर्टल है। अरे बाप रे बाप रे। दीक्षा जो है, दिस इज, आप जैसे आपने पढ़ा ही होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग इसको बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है अभी। तो यहाँ पे नॉलेज शेयर करो अपना और बाकियों को अपना नॉलेज मतलब बताओ कि हाँ ये नॉलेज है, लोगों का फायदा होगा। दिशा इज डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता मतलब बहुत लोगों में ना डिजिटल लिटरेसी नहीं है। डिजिटल लिटरेसी मतलब आ जाएगा तुम्हारे फोन पे ओटीपी, और वो उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको उतना नहीं पता है नेटवर्क का, और ओटीपी किसी ने मांग लिया, दे दिया, पूरा पैसा निकल जाता है। तो वो डिजिटल लिटरेसी के लिए है। दिशा इज अबाउट डिजिटल लिटरेसी, कि तुम डिजिटली लिटरेट हो।
फोन, इंटरनेट एक्सेट्रा यूज करना तुम्हें आए। दीक्षा इज अबाउट नॉलेज शेयरिंग, सो Yes, बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम। ये स्लाइड्स में है भी आगे, आपने देखा भी होगा इसको। हम्म, नहीं देखा था? देखा था सर। एमएचआरडी का नया नाम क्या है? MHRD। एमएचआरडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसका नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। दीक्षा हमने देखा ये सारा 10 लैंग्वेजेस में आप नॉलेज शेयर कर सकते हो। दीक्षा और दिशा सेम नहीं है। दिशा डिजिटल साक्षरता अभियान है, जहाँ लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जा रहा है कि कंप्यूटर ऐसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, ओटीपी मत शेयर कीजिए, बैंकिंग ऐसे होती है, इंटरनेट बैंकिंग ये होता है, वो होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सर? यस सर। सर अरे वाह, एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ लिया ना, इसीलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ समझ सकती इकोनॉमिक हूँ। जस्टिस। मैं समझ सकती हूँ सर ना, सर मैं बी। समझ। बी, इकोनॉमिक जस्टिस। कितने टाइप के जस्टिस हैं आपके प्रीएम्बल में? सर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अरे वाह वाह, डीपीएसपी जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, जबकि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? बी। आगे चलिए शबनम। यस सर। वाह। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है शबनम? प्रेसिडेंट का। सर और देख मेरे भाई, जब प्रेसिडेंट पढ़ी हो तो गवर्नर भी पढ़ लियो। बीच बीच में हमने करंट अफेयर्स थोड़ा कुछ कुछ डाला हुआ था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे, तो ये कर रहे हैं हम। अभी प्रेसिडेंट पे है, फिर गवर्नर पे चलेंगे। यस। सो क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? कि जब सर मान लीजिए, ऑर्डिनेंस। हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। आप बोलिए। सर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मतलब पोजीशन देना ना। पोजीशन किस चीज का? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मतलब मान लीजिए दोनों हाउस पार्लियामेंट के नहीं है, जैसे आगे आप देखिएगा सेशंस होता है हाउस का, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विंटर सेशन। तो अगर पार्लियामेंट है ही नहीं तो लॉ कौन बनाएगा? उस केस में प्रेसिडेंट लॉ बनाता है। अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा, लेकिन जो प्रेसिडेंट ने लॉ बनाया उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों हाउस सेशन में आएंगे, मान लीजिए बजट सेशन, मॉनसून सेशन या विंटर सेशन में मिलेंगे, तो उनको इसको पास करना पड़ेगा। अगर उन्होंने पास नहीं किया तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। 123 के अंदर प्रेसिडेंट। तुम्हारे यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है शबनम, ऐसा क्यों? आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है, नहीं चलो तो ठीक। तो 123 के अंदर प्रेसिडेंट इशू कर सकता है, और गवर्नर किसके अंदर इशू कर सकता है, कौन से आर्टिकल के अंदर? 213 के अंदर। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? प्रेसिडेंट का तो ठीक है, हाँ थोड़ा सा आवाज तो आ रहा है। प्रेसिडेंट का तो ठीक है, लेकिन गवर्नर ना बहुत ज्यादा इशू करने लगा था स्टेट्स लाइक बिहार में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि भैया ये सही नहीं है, आप लोग मुंह उठा के ऐसे मतलब ऑर्डिनेंस मत पास किया करो, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपका अनलिमिटेड पावर नहीं है, आप अंडरमाइन मत करो पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, तो उनको लॉ बनाने दीजिए, आप इसका गलत यूज मत कीजिए। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक्सेट्रा में ये सारी चीजें आई कि हमने देखा प्रेसिडेंट जो है वो प्रोमलगेट करेगा ऑर्डिनेंस, प्लीज ये याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 123, गवर्नर 213। ठीक है, ये याद रह पाएगा आपको शबनम? ये है ऑर्डिनेंस। यस सर। वाह वाह। उसी तरीके से होता है एक पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर मतलब प्रेसिडेंट क्षमा कर सकता है, गवर्नर क्षमा कर सकता है। उसमें प्रेसिडेंट कितने कौन से आर्टिकल के अंदर क्षमा करता है? 72, है ना। और गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंदर क्षमा करता है मिस शबनम? 161। सर वन। वाह, वेरी गुड। इसका आंसर बताइए मिस शबनम। और बाद में जब रिवाइज कीजिएगा वीडियोस तो पॉज कर दीजिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन दिखा फटाक से उसको सॉल्व करके फिर मेरे को अनपॉज कीजिएगा। तो आंसर क्या है शबनम? सर टू। टू। टू है फंडामेंटल ड्यूटी। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं? टोटल टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। 11 एफडीज हैं। तो 11 एफडीज में तुमको टू बोला है, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, तुमको रॉबिन हुड बोलने बनाने। ये नहीं बोला, सॉरी टू रॉन्ग था सर। हाँ टू टू लॉन्ग था। रॉन्ग था। 134। हाँ 134 सही है सर। तो ये बोलिए ना सर, क्यों बोलते हैं उल्टा पुल्टा सर? सॉरी सर। ओके सर। तो यहाँ पे ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये होमवर्क दिया होगा मैंने आपको कि पूरे के पूरे 11 याद कीजिए। याद दिया होमवर्क? यस सर, दिया था सर। ठीक है। पार्डनिंग पावर हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ट्रिकी चीज है, उसको अच्छे से समझना है। पार्डनिंग पावर मतलब क्षमा कर देना। प्रेसिडेंट के पास ज्यादा वाइडर पावर है पार्डनिंग का एज कम्पेयर टू गवर्नर। वो यूनियन लॉ के अगेंस्ट पार्डन कर सकता है। गवर्नर जो है स्टेट लॉ के अगेंस्ट अगर आपको पनिशमेंट मिली है तब वो पार्डन कर सकता है।
कोर्ट मार्शल से अगर पनिशमेंट मिली है तो प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। सेंटेंस ऑफ डेथ है तो गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, गवर्नर कैन नॉट पार्डन, ऑल्दो ही कैन सस्पेंड, ही कैन, अभी हम पढ़ेंगे कि पार्डनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव क्या होता है। याद ये रखिएगा कि अगर आपको स्टेट लॉ के अंदर डेथ सेंटेंस मिली है तो पार्डन मतलब पार्डन नहीं करेगा वो गवर्नर, पार्डन मतलब बिल्कुल ही माफ कर देना नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो आपके डेथ सेंटेंस को रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे, ही कैन डू दैट। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग सीधा लिखते हैं कि गवर्नर कुछ नहीं कर सकता अगर डेथ सेंटेंस मिला है, वो आपको पार्डन नहीं कर सकता। पार्डन करने का मतलब अगले दिन से आप फ्री हो, ऐसा नहीं होता। गवर्नर ये नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस मिला है तो, लेकिन वो ऐसा जरूर कर सकता है कि उसको कन्वर्ट करके रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दे या उसको कन्वर्ट करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दे, वो कैरेक्टर चेंज जरूर कर सकता है। ये आपने कहीं पढ़ा था शबनम? हैव यू पढ़ता कोई था सी? अभी देखोगे इसको यहाँ तो पे। ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब लंबे समय के लिए? नहीं, रिग्रेस मतलब मैं तुमको जेल भेजेगा ना शबनम, तो मैं तुमसे बहुत सारा काम करवाएगा, पत्थर तोड़वाएगा तुमको, या तुमको एकदम सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल देगा जहाँ पे तुमको कभी सूरज का रोशनी नहीं मिलेगा, तुमको मैं किसी से इंटरेक्ट करने नहीं देगा और तुम पागल हो जाएगा। फिर तुम क्या करेगा? तेरे नाम का सलमान खान बन जाएगा और गाना गाएगा, ये सब होगा। समझता है तुम? जैसा वाह, ऐसा नहीं करते। अब मेरे भाई ये बता मीनिंग क्या है इसका, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, ये 5 याद होना चाहिए। पार्डन मतलब एकदम खत्म, तुमको कोई भी माफ करना। पनिशमेंट, खत्म। मत माफ करना, ये सब फालतू बातें नहीं। खत्म मतलब कि तुम अगले दिन से फ्री है, तुमको कोई टेंशन नहीं है, तुम एकदम मस्त वेला घूमो जहाँ घूमना है। कम्यूटेशन का क्या मतलब है कि मान लो तुमको डेथ सेंटेंस मिला था, मैं उसको चेंज कर दूं रिगरस इम्प्रिजनमेंट में, कि तुम 20 साल तक जेल में रहेगा और तुम हर दिन पत्थर तोड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो गया। या मैं डेथ सेंटेंस को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कर दूं कि नहीं, आप नॉर्मल प्रिजनर की तरह रहिएगा, आपको 2 टाइम खाना मिलेगा, आप काम कीजिएगा उसके बदले पैसा मिलेगा, तो ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट के फंडे हो गए। तो ये चेंज करना कैरेक्टर, लाइटर फॉर्म में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। रिमिशन में ऐसा नहीं होता। मान लो तुमको 14 साल के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला है, आ रहा है, तो हो सकता है मैं तुमको 10 साल के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दूं, दैट इज कॉल्ड रिमिशन। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, बस पीरियड चेंज कर दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सा? यस सर, यस सर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस दोनों में, रिस्पाइट और रिप्राइव में। तो इसी तरह से इसको, ये दोनों को याद रखिएगा। रिस्पाइट में क्या होता है, मान लो तुम प्रेग्नेंट हो गए, तुम गए वहां प्रिजन में और तुम प्रेग्नेंट हो गए, स्पेशल फैक्ट है ये, तो इसके कारण हो सकता है कि तुमको थोड़ा कम सेंटेंस दे दिया जाए। रिप्राइव का क्या मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे ऊपर डेथ सेंटेंस है और तुमने स्टे ऑर्डर के लिए मतलब ये किया हुआ है, या तुमने प्रेसिडेंट को भेजा है कि मेरे को ना माफ कर दो ये वो, तो उस टाइम में रोक देंगे, वो कुछ दिन के लिए वो रोक देंगे। ऐसा हुआ था निर्भया केस में, जब खूब सारा रिप्राइव मिला था, जो निर्भया के वो नहीं थे जो लोग थे जिनको जेल में डाला यस गया, सर, यस सर। तो उनको यस रिप्लाई सर। मिलता रहता था क्योंकि बार बार यहाँ जाते थे, कभी वहां जाते थे। तो ये है रिप्लाई। प्लीज ये याद रखिएगा, पांचों का पांच याद हो पाएगा आपको शबनम? यस सर, करूंगी आज। बहुत अच्छे बेटा। अब गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है वो कम है। अभी हमने क्या बात किया कि डिफरेंस क्या क्या है। कोर्ट मार्शल में अगर आपको डेथ सेंटेंस मिला है तो गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट जो है पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस, गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, भले ही आपको स्टेट लॉ के अगेंस्ट ही क्यों ना डेथ सेंटेंस मिला हो। लेकिन गवर्नर कम जरूर कर सकता है। मान लीजिए मेरा नाम है शुभ और मेरे को कोई डेथ सेंटेंस मिला है मेघालय के स्टेट लॉ के हिसाब से, तो जो मेघालय का गवर्नर होगा वो मेरा डेथ सेंटेंस खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको चेंज कर सकता है, वो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो मेरे को खत्म कर सकता है और बोल सकता है अगले दिन से कि जाइए आप कबड्डी खेलिए, आपको कोई रोक नहीं है। तो ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। बस बस, यहाँ तक पढ़ा था आपने? मतलब गवर्नर के पास हाँ, सस्पेंड, लिमिट, कम्यूट करने का पावर है। पढ़ने का बस पावर। ये बहुत तीन। बहुत लोग ये सोचते हैं, सीधा वो लाइन पढ़ते हैं जल्दबाजी में कि कुछ नहीं कर सकता वो डेथ सेंटेंस में। नहीं मेरे भाई, वो पार्डन नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसको कम करके दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर कर सकता है। समझ में आ रहा है सर? कम्यूट कर सकते हैं। वाह वाह वाह, कितना अच्छा मतलब बच्चा। सिर्फ दो चीजें है ना सर? हाँ बताइए ना सर। नहीं, गवर्नर के पास सिर्फ दो पावर है ना कौन सा दो पावर? सर? एक तो कम्यूट हो गया, दूसरा सस्पेंड। यहाँ सस्पेंड लिख। सब कुछ करेगा वो मेरे एक भाई। ही है, सॉरी, कम्यूट। कम्यूट अरे, सिर्फ कर सकता है, मतलब अरे सजा वो सिर्फ सब, कम कर सकता है। अरे वो सब कुछ कर सकता है, वो ये सब सब कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस के केस में वो पार्डन नहीं कर सकता है, बाकी वो जो भी करना चाहे कर अच्छा, सकता और है। ठीक है? ओके सब ना, चलो इसको सॉल्व करो। प्लस सी।
हाँ, हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऑलमोस्ट आधा हमारा प्रोविजन लिया गया है। गवर्नर के बारे में हमने बातें करनी है, प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लिया। एडवोकेट जनरल क्या होता है शबनम? एडवोकेट जनरल सर लॉयर। अच्छा लड़का होता है वो। तो हमने जैसे देखा था कि सेंटर का जो लॉयर है, बेस्ट लॉयर, जो चीफ लॉयर, मेन लॉयर, वो है अटर्नी जनरल। तो इसी तरीके से स्टेट का जो लॉयर होगा वो क्या होगा? एडवोकेट अच्छा, जनरल। वो सेंटर का हो गया एटी एजी, और इसका हो गया, जी। अच्छा उसका अटॉर्नी जनरल, इसका एडवोकेट जनरल, दोनों इसका ही एजी एजी है सर। इसका एजी, इसका भी एजी। वाह वाह एजी। चल मेरे भाई आगे चलते हैं। ठीक है, दो और उससे ज्यादा स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, दैट इज नाउ अलाउड आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उतना डीप में नहीं जानना। बीच में ये हो गया था क्या कि सर, गवर्नर, क्या सर, ये सर, ये सर, ये सर, क्या क्या एक से ज्यादा? गवर्नर जो है ना, वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। मान लीजिए कोई यस असम का गवर्नर है, मैं उसको नागपुर, मिजोरम, नागालैंड सब जगह का बना सकता हूँ। नागालैंड, हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है। हेलो मिस्टर शबनम, यस सर, एम आई ऑडिबल? यस सर। वो मेरी दीदी थी, वो मेरे को मतलब हेल्प करती है मेरे को खाना बनाने में। मैं डर गया अभी, अचानक से उन्होंने पीछे से मेरे को बोला। ए, आगे चलें या देखते रहोगे, हूँ करते रहोगे यस बस? सर। ठीक है, यहाँ पे वो, सर इतने सारे आर्टिकल्स हैं। अरे तो पढ़ो ना, इतने दिन से नहीं पढ़ा, अब पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। मेरे भाई बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी हो गया था गवर्नर पे लेके कि यार ये जो है प्रेसिडेंट मतलब नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट ऐसा नहीं है। इस पे हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम मेंस का पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स का, कि डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट में क्या बोला गया है। और ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो अनम्यूट कर लेना शबनम, अदरवाइज आवाज आ रहा है आपकी साइड से तो अभी म्यूट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ दो है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये देख लेना, इसमें कोई काम वाली बात है नहीं। याद ये रखिएगा कि हमेशा हम पैरेलल स्टडी करते हैं पॉलिटी में। पैरेलल स्टडी का क्या मतलब होता है? जब आप पार्लियामेंट पढ़ो तो स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लो, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ो तो गवर्नर पढ़ लो, जब आप पीएम पढ़ो तो सीएम पढ़ लो। हमने क्या देखा था जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, जब तक कि वो अपने ऑफिस में नहीं, उनके अगेंस्ट लगाया जा सकता है। सेम चीज है गवर्नर के साथ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाया जाएगा। सिविल प्रोसीडिंग्स है, झगड़ा वगड़ा कर लिया बीवी बीवी से, तो वो 2 महीने का नोटिस देके फिर लगाया जा सकता है। सेम चीज है गवर्नर का। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, ट्राइबल वेलफेयर अपॉइंट कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये याद रखिएगा, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग वाला जो प्रिविलेज है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शब्दम समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ऑन करके ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है आने दो, वैसे लगता है कि हाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर ये अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन उसको हटाया जा सकता है, जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट को हटाया जाता है। एसपीएससी को अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसको प्रेसिडेंट हटाएगा। ये कुछ बातें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिवर्सिटीज, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज देखेंगे किसी स्टेट में, तो उसका जो चांसलर होता है वो तुम्हारा गवर्नर होता है। ठीक है, ये सारी कुछ बातें हैं, इसको देख। ओके। हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पे ये जो तुम्हारे गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, जिनका हमेशा झगड़ा होता रहता था ममता बनर्जी के साथ, इन्होंने कुछ लिखा है जब कोविड के टाइम में कि स्टूडेंट्स बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी हैं, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज ये चांसलर भी हैं यूनिवर्सिटी के। समझ आ रहा है? यस सर। अरे वाह सर। फिर हमने आगे भी देखना है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, डिस्क्रिशनरी मतलब खुद से लिया हुआ फैसला, जो आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, ये गवर्नर का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट पे 42nd अमेंडमेंट के बाद एक कंपल्शन हो गया है कि जो मिनिस्टर्स बोलेंगे वही जनरली वो मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ गवर्नर के साथ नहीं किया गया है। गवर्नर के पास सर, बहुत ज्यादा, हाँ, सर गवर्नर को सबसे ज्यादा लिबर्टी होता है ना एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो सबसे ज्यादा लिबर्टी होता है। प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, उसको तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो जितने बार विदेश जाना चाहे जा सकता है। लेकिन गवर्नर के पास उतना लिबर्टी नहीं होता ना। गवर्नर के पास प्रेसिडेंट से ज्यादा लिबर्टी होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है। हाउ कैन यू कंपेयर प्राइम मिनिस्टर विद गवर्नर? प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली जब भी चाहे गवर्नर को हटा सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है। समझता है तुम सब ना? गवर्नर को कल चाहे वो लोग हटा सकते हैं, सेंटर के जो लोग हैं इनडायरेक्टली, लेकिन हाँ वो हटा सकते हैं, चेंज तो करते ही रहता है। नहीं आ रहा है समझ में शबनम को? नहीं सर, समझ में आया पॉटी कि पे वो लग गया? ट्रांसफर कर सकते पॉटी वॉटी ठीक है अभी? कायम चून खाइए, कायम चून इज द बेस्ट। मेरी मौसी भी खाती थी जब उनका पेट थोड़ा खराब रहता था। कायम चून इज द बेस्ट। हैव यू हर्ड अबाउट कायम चून?
यस सर। तुमको कैसे पता कायमचून के बारे में? हमारे नेबर में खाते थे ना, इसलिए। क्या बातें करते हो तुम, कैसी फालतू बातें। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नर के बारे में। उनके पास दो तरह का डिस्क्रिशन होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और एक होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अंतर क्या है दोनों में, ये पढ़ा होगा तुम, ये सब स्लाइड्स पढ़ा था। ये अब तुम बोलेगा कि सर ये सब तो मैं पहुंच ही नहीं पाया था यहाँ तक, ये सब पढ़ा था तुम? नहीं सर, गवर्नर गवर्नर का ही शुरू किया था ना मैंने। अरे वाह! कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि इस सारे केसेस में गवर्नर अपनी मर्जी से काम करेंगे। सिचुएशनल डिस्क्रिशन मतलब ये सारी चीजें मे और मे नॉट बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो कि कोई सीएम जो है वो मर गया अचानक से, तो अगला सीएम कौन बनेगा? या जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेजोरिटी लूज कर दी, तो अब क्या करना है? अगर हाउस को डिसॉल्व करना है, मेजोरिटी लूज करने के केस में वो कैसे डिसॉल्व करना है, ये सब सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। अचानक से सिचुएशन आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है, वो हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि ये सब चीजें ना ज्यादा है गवर्नर के पास। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन ये भी है कि जो बिल है उसको रखना है उनको प्रेसिडेंट के पास भेजना होगा, अगर बिल जो है वो इंडेंजर करेगा हाई कोर्ट का पोजीशन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है शबनम? यस सर। ये आंसर बताइए जल्दी से। सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अरे वाह वाह, तुम देख रहे हो ये क्वेश्चन बार बार क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये बार बार पूछ रहे हैं अलग अलग ईयर्स में, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया ना शबनम। यस सर। आर्टिकल याद हुआ आपको? कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट कंटिजेंसी। सर इतने सर अभी फिलहाल तो यही लिखा हुआ है। याद हुआ आपको? आपने याद कर लिया? 267। याद ये यस सर। अभी बैठ के याद कर रहे हो? नहीं मैंने बोला यही लिखा हुआ है। अरे वाह शबनम, हो गया बड़ा। तो यहाँ पे गवर्नर डिस्क्रिशन के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे जैसे देखो ये जो 163 है ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि गवर्नर काम करेगा जो मिनिस्टर्स बोलेगा, लेकिन एक्सेप्ट ऐसे एरिया में जहाँ पे उनको खुद अपने डिस्क्रिशन से काम करेगा। ये एक्सेप्ट वाला प्रोविजन प्रेसिडेंट के साथ नहीं है, वहां पे बस वहीं पे खत्म हो जाता है। ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, और वो मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। बट ऐसा कुछ नहीं है गवर्नर के साथ। इसीलिए यहाँ पे देखो ये सिंबल क्या बताता है शबनम? सर गवर्नर इज ग्रेटर। गवर्नर्स डिस्क्रिशन इज गवर्नर का ग्रेटर देन, डिस्क्रिप्शन इज ग्रेटर देन प्रेसिडेंट। हाँ मच ग्रेटर देन प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गवर्नर और इसकी अलग है। जैसे बोलता है कि गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में काम करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं। ये आपको मैं बता चुका हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने भी कुछ चेंज नहीं किया। जैसे हम बहुत बार देख रहे थे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था, और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई 44th लेके आई, उन्होंने बहुत चीजें चेंज की। लेकिन ये चीज उन्होंने नहीं चेंज की, क्योंकि इससे उनका ही फायदा है, पीएम और स्ट्रांग हो रहा है, मिनिस्टर्स और स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो क्यों चेंज करें। अब उसके बाद बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे कि गवर्नर का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है, वो बहुत सारे फैसले इंडिपेंडेंट तरीके से ले सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कि इन सब चीजों में, इन सब सिचुएशंस में गवर्नर अपने डिसीजंस लेगा, इसमें कोई फोर्स नहीं करेगा उसको मिनिस्टर्स। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई यस सी? सर। आगे चलें? ओके सर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं आपको मैं बता चुका हूँ। सिचुएशनल डिस्कशन मतलब जब मेजोरिटी लूज हो जाएगा उस केस में वो क्या करेंगे, किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की अगर बात आती है, अगर कोई कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव होता है, उसमें वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे हैं। ये सिचुएशनल डिस्कशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, इसमें वो मे बी और मे नॉट बी लिखी हुई है, लेकिन इसमें वो डिसीजन डिसाइड करते हैं ऑन द स्पॉट कैसे क्या करना है। इसमें प्रॉब्लम आ जाता था, इसमें एक डिस्क्रिपेंसी देखी गई है, गवर्नर कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था, तो उसके कारण तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि भैया आपका डिस्क्रिप्शन जो है इनफाइनाइट नहीं है, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के लिया करो। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट सेंटर पे है उसी को फायदा मतलब देने के लिए आप चीजें करो, क्योंकि गवर्नर को सेंटर ही अपॉइंट कर रहा है ना, तो उसके कारण इश्यूज आ रहे हैं। ये इसका आंसर क्या है शबनम? मेरे पास 9 मिनट 12 सेकंड बचा है पार्ट 1 खत्म होने से पहले। आई हैव टू गो टिल 250, जल्दी से करो। Under the Constitution of which one of the following is not a fundamental duty? सर ए। वेरी गुड। ठीक है, ये जो सर हैं इनका क्या नाम है? स्वरण सिंह। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे आया है ना फंडामेंटल। यस सर। ये जो मैडम है यस सर। इनका क्या नाम है? इंदिरा गांधी। वाह 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 शबनम, सॉल्व करो इसको। सर ए। नहीं मेरे भाई, राइट टू वोट फंडामेंटल सी। राइट का है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो, इस पे इशू था कॉन्स्टिट्यूशनल है लीगल है।
फिर गवर्नमेंट कह रहा हूँ, यूपीएससी ने बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। फंडामेंटल राइट कहाँ से है मेरे भाई? कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स के? नहीं नहीं है सर। नहीं करता है तुम्हें? कॉन्स्टिट्यूशनल 326 में है आर्टिकल 326 में। आज तुम जाके पढ़ पाएगा शबनम 326 को? ओके सर, पढ़ना ऐसी पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है जो गोल किया हुआ है एनसीईआरटी के टेक्स्ट में, देखो तो जरा। For example, the right to property is not fundamental right, but it is constitutional right. Right to vote in election is an important constitutional right. वाह पढ़ लिया वाह, सर। वेरी गुड। कितने स्टेट्स और यूटीज हैं इंडिया में? सर 28 states और 8 UT। वाह 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 शबनम, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। कश्मीर इशू से पहले Yes, sir. 29/7 था। कश्मीर को जब तोड़ा गया दो पार्ट्स में तो 28/9 हो गया, और फिर क्योंकि दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया तो 28/8 हो गया। ठीक है, Yes, sir. किया है बहुत बड़ा डिस्कशन। Yes, sir. वाह वाह शबनम। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, पार्लियामेंट का पार्ट कौन है? पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, एक है प्रेसिडेंट, फिर एक है एलएस और एक है आरएस। व्हाट इज एलएस एंड व्हाट इज आरएस? लोकसभा, राज्यसभा। वाह वाह वाह, यहाँ देखो लिखा हुआ है। आपसे वो पूछ देंगे कि प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ either house of the parliament. That is wrong. He is not a member of either house, but still he is a part of the parliament. Why? Because कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा। आज अंडरस्टैंडिंग कोई था सर? Yes, sir. इसीलिए पार्लियामेंट के 3 पार्ट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। आगे चलें। Yes, sir. राज्यसभा, अरे मेरे भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद है ना? Yes, sir. वेरी गुड। उसमें जो आ रहा है वो राज्यसभा है। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा के सीट्स के बारे में बात करता है। 250 सीट्स हैं, 238 इलेक्ट होंगे और 12 नॉमिनेट होंगे। याद ये रखियो, याद ये रखना कि जो तुम्हारा प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? 6 मिनट 24 सेकंड है मेरे पास। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? Sir, elected member of Rajya Sabha, ऐसे elected ऐसे member of बट इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए एंड इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये था ना? 3 लोग थे। Yes, sir. अब मेरे Yes, को sir. बताओ इस 3 में से कौन से जो लोग हैं जो इसमें राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जल्दी शबू, 5 मिनट 56 सेकंड्स। सर, आप बोलिए सर। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो इलेक्टेड एमएलए हैं ये पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों की घोर बेइज्जती हुई है। इनकी बेइज्जती उस टाइम भी हुई थी जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे थे, वहां भी इनका कोई वैल्यू नहीं था और इनको पार्ट लेने नहीं दिया जाता था। यहाँ पे भी नहीं लेने दिया जा रहा है। और यूनियन टेरिटरीज जो है वहां पे एक अलग से कॉलेज बनाया जाता है जो कि राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है। कितने यूनियन टेरिटरीज है अभी इंडिया में? सर 8। 8। उसमें से सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरी है जो भेजता है मेंबर्स राज्यसभा को, बाकी बहुत ही छोटे हैं। कौन से 3 यूटी भेजता है? दिल्ली, हम्म, पुडुचेरी। एंड जेएंडके, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 3 भेजते हैं। आगे चलें। यस सर। लैंसेट एनालिसिस ऑन पॉपुलेशन ट्रेंड, इसका क्या मीनिंग था? लैंसेट एक जर्नल है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस जर्नल है। उन्होंने बोला वर्ल्ड पॉपुलेशन पीक करेगा। ये पॉपुलेशन करंट अफेयर्स है तो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। पॉपुलेशन टॉपिक वैसे जीएस 1 में भी है तो मेंस में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। पॉपुलेशन पीक कर रहा है 2064 में। कितना पॉपुलेशन हो जाएगा? 973 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन कब पीक करेगा मिस शबनम, मिसेस शबनम? यस सर। ये बताया था कि नहीं बताया था तुमको पहले ये एनालिसिस? नो, नो सर। ये मैंने 6 या 7 बार बताया है। कितने बार? नहीं सर, लैंसेट मैंने नहीं पढ़ा पहले कभी। झूठ बोलता है। इंडिया का पॉपुलेशन नो पीक कर सर। इंडिया का पॉपुलेशन पीक कर जाएगा 2048 में। मतलब वर्ल्ड का पॉपुलेशन पीक कर रहा है। पीक करने का मतलब मैक्सिमम पहुंचेगा 2064 में और धीरे धीरे घटने लगेगा, है ना? 9.73 बिलियन मतलब 973 करोड़ पॉपुलेशन हो गया वर्ल्ड का 2064 में। ठीक है, और घट के वो हो जाएगा 879 करोड़ 2100 में। ऐसा क्यों होगा? घट क्यों रहा है पॉपुलेशन? क्योंकि बुढ़े लोग हैं, बूढ़े होंगे तो मरेंगे भी फिर, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब इंडिया जो है, याद ये रखिए कि इंडिया जो है, इंडिया का पॉपुलेशन पीक करेगा 2048 में, 16 साल पहले। और 2100 आते आते हमारा पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगा। वो हम देखेंगे अभी कितना कम होगा। ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल सर फर्टिलिटी ये पॉपुलेशन डिविडेंड से पता चलता है ना? डिविडेंड से, डिविडेंड क्या होता है? पॉपुलेशन डिविडेंड क्या होता है वो? सर, जहाँ में पॉपुलेशन का देखते हैं डिफरेंट डायग्राम से। चुप रहो, पढ़ो इसको। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है पॉपुलेशन डिविडेंड। ओ इसको देखो शब्बू, शब्बू मियां, मैं लड़कियों को पढ़ाते पढ़ाते पूरा लड़की बन गया हूँ, मेरे को कोई डाउट नहीं रहा। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? बच्चे एक वुमेन अपनी पर लाइफ में, हाँ, एक वुमेन अपनी लाइफ में एवरेज कितने बच्चे पैदा कर रही है ना?
2.1 चिल्ड्रन जो है ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी माना जाता है। मतलब अगर किसी कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 रहता है तो ना पॉपुलेशन बढ़ेगा ना घटेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो 2.1 से ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, अगर 2.1 से कम है तो पॉपुलेशन घटेगा। समझ में आ रहा है? तो 2.1 कैसे Yes, sir. बनाओगे? दो बच्चे और फिर एक बच्चे को 10 Give पार्ट me. में, एक बच्चे को 10 पार्ट में काट दोगे, कैसे करोगे? ये 2.1 चिल्ड्रन कैसे बन रहा है? 2 चिल्ड्रन एंड So 1 बाय total. 10। हाँ, एवरेज निकाल के, किसी को काटना कूटना नहीं है। Yes, समझ में sir. आ रहा है? Yes, ग्लोबल sir. टोटल फर्टिलिटी रेट देखो 2.37 है 2017 में, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्योंकि ये 2.1 से ज्यादा है। लेकिन 2100 आते आते ये 1.66 हो जाएगा, जो कि 2.1 से कम है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन घटेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.1। आप देखोगे कि ये सब जो एरिया है अपना, जैसे त्रिपुरा जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में था, यहाँ पे जनरली एक ही बच्चे ये लोग पैदा करते हैं, तो ये सब ठीक है। लेकिन कुछ बीमारू स्टेट है, देयर इज एन एक्रोनिम कॉल्ड बीमारू स्टेट। हैव यू हर्ड द नेम कॉल्ड बीमारू स्टेट्स? Yes, sir. और किसको किसको बीमारू स्टेट बोलते हैं? Bihar, हाँ, Maharashtra, महाराष्ट्र नहीं, वो Rajasthan. मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र को ऐसे मत बोलो। Oh, हाँ, Madhya Pradesh, Rajasthan, यूपी। UP. तुम बिहार को ऐसे क्यों बोलता है? बिहार, बिहार तुमको अच्छा नहीं तो लगता है? बिहार, तो बिहार को बिहारी तो बोलेंगे। रिस्पेक्ट के साथ बोलो बिहार जी। तो 3 पॉइंट। बिहार जी। हाँ, बहुत बच्चे वहाँ पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, ये हम जीएस वन पॉपुलेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लैंसेट पॉपुलेशन एनालिसिस, वर्ल्ड का पॉपुलेशन पीक कर रहा है 2064 में, इंडिया का 2048 में ही पीक कर जाएगा 16 साल पहले। और अभी इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 130 टू 140 करोड़ है, नियर टू 140 करोड़। देखो 2048 में हम 161 करोड़ हो जाएंगे, मतलब और 23-24 करोड़ अभी हम ऐड करेंगे, लेकिन 2100 आते आते हमारा 109 करोड़ हो जाएगा। आर यू सीता सी शबनम? Yes, sir. हाँ, तो हमारा अभी से भी पॉपुलेशन घट जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट घट जाएगा, एज ओल्ड जो अभी हमारा यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो जाके बुड्ढा भी होगा, बुड्ढा होगा तो फिर मरेगा भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। Hmm. समझ में आ रहा है? आगे चलें? Yes, sir. 2 टर्म होते हैं इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। एक इमिग्रेशन होता है आई से और एक इमिग्रेशन होता है ई वाला। दोनों इमिग्रेशन में क्या फ़र्क है? इमिग्रेशन विथ ई एंड इमिग्रेशन विथ आई। सर एक है अपनी कंट्री से जाना और एक है अपनी कंट्री में आना। दूसरी कंट्री में आना। इमिग्रेशन मतलब एग्जिट करना, इमिग्रेशन मतलब एंट्री करना। मतलब लेट्स से आई एम इमिग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया एंड इमिग्रेटिंग टू यूएस। आई एम इमिग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया एंड इमिग्रेटिंग टू यूएस। मतलब आई एम एग्जिटिंग इंडिया एंड आई एम एंटरिंग यूएस। ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा है। ओ माय गॉड, 250 तक नहीं जा पाए हम। शबनम तुम क्या करता है? ठीक है, ये सारी बातें यहाँ चल रही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ शबनम। सर वन ओनली। वाह वाह वाह। नहीं भाई, दोनों सही है। आप तुम थोड़ी ना सैलरी वैलरी घटा दोगे उसके टाइम ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस में, नहीं होता ऐसा। दोनों ही सही है। फिर वो काम कैसे करेगा जब मन चाहे तुम उसका सैलरी बढ़ा दो घटा दो तो? आगे चले? यस सर। फिर मेरी गाड़ी पासवर्ड भेजूंगा। सोफी, सोफी क्या है? ये होता है सोफी। ये कुछ नहीं है, फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट था जो बोल रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा हंगर है। एफएओ